नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले खबर विजय शाह केस से जुड़ी हुई, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। एक दिन पहले अर्जेंट हियरिंग से इनकार कर दिया गया था। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी मंत्री विजय शाह ने, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल विजय शाह को कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था, एक ऐसे पद पर बैठे हुए हैं आप, उस पद पर इस तरीके की भाषा निंदनीय है, अशोभनीय है। आप कैसे इस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन पहले अर्जेंट हियरिंग से इनकार किया गया था, जिसके बाद आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। जिसके बाद अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाती है। मंत्री विजय शाह ने अर्जेंट हियरिंग की अपील की थी, जिस पर इनकार कर दिया गया था। अब आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसको लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह ने किया था। कांग्रेस लगातार विजय शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी पार्टी का लगातार ये कहना है कि पार्टी ने जो भी कोर्ट के निर्देश हैं उसका पालन पार्टी कर रही है और आगे भी किया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं लगातार कि पार्टी कोई अनुशासनात्मक एक्शन क्यों नहीं ले रही है विजय शाह के खिलाफ। मंत्री विजय शाह से जुड़ी कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी के बाद अब लगातार सुर्खियों में विजय शाह बने हुए हैं। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई होगी। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था, कड़ी फटकार लगाई थी। इसके अलावा एमपी हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए एफआईआर दर्ज जिस तरीके से की गई थी उस पर सवाल खड़े किए थे कि कितनी कमजोर तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं मामले में कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस महिला मोर्चा ने इसको लेकर प्रदर्शन किया था। आज कांग्रेस विधायक दल राज्यपाल से इस बारे में मुलाकात करने वाला है। विजय शाह के लगातार खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और आज भी भोपाल में महिला कांग्रेस उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। विजय शाह का कल पुतला भी जलाया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान तो मंत्री विजय शाह को लेकर लगातार प्रदर्शनों का दौर कांग्रेस का जारी है। इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं मंत्री विजय शाह कहाँ हैं, क्या वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, ये भी अभी नहीं पता है, क्योंकि वो अब कल से नजर नहीं आ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है। कोर्ट ने कल कड़ी फटकार मंत्री विजय शाह को लगाई थी। वहीं हाई कोर्ट ने भी निंदा की थी कड़े शब्दों में, जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल विजय शाह ने किया था। विजय शाह पर जिस एफआईआर दर्ज करने में जो देरी हुई थी उसको लेकर प्रदेश की सरकार को कड़ी फटकार लगाई गई थी कि क्यों इस मामले में इस तरीके से देरी की गई। पुलिस को कटघरे में खड़ा किया गया था। जिस तरीके से हल्के तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है वो साफ दिखाता है कि विजय शाह को बचाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी आशीष भार्गव दे रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ये सुनवाई करेगी। उन्होंने हाईकोर्ट के उस फैसले को, उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां की गई और एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। हालांकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को जो सीजीआई हैं बीआर गवई, उनसे जल्द सुनवाई की मांग की थी और कहा था कि उनको संरक्षण भी इस मामले में दिया जाए। लेकिन सीजीआई ने बड़ी टिप्पणियां उनके ऊपर की, कड़ी फटकार लगाई, नाराज़गी जताई और कहा कि जो आप एक मंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, आपको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, संवेदनशीलता आपको दिखानी चाहिए। देश जिन हालातों से गुजर रहा है उस दौरान इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, ये सीजीआई ने कहा। और ये भी कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, आप हाईकोर्ट जाइए। इस मामले को लेकर एफआईआर जो है वो रजिस्टर हो चुकी है। हालांकि जो विजय शाह हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली है। मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर इस रिपोर्ट उनकी बयानबाजी को दिखाया है। हाईकोर्ट ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट इस तरह से एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं दे सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने इससे पहले आदेश देने से पहले उनकी बात भी नहीं सुनी। ये बड़ी बातें उन्होंने की थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया था और एक अहम सुनवाई इस पूरे मुद्दे पर होनी है। सोफिया कुरैशी पर जो जिस तरह की विवादित टिप्पणी उन्होंने की, तो चारों तरफ से इस पर आवाज़ें उठी और जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है जबलपुर पीठ, उसने स्योमोटो यानी स्वतः संज्ञान इस मामले में ले लिया था और कड़ी टिप्पणियाँ करते हुए, फटकार लगाते हुए सीधे पुलिस को
एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए थे और इसके बाद जो है बुधवार की देर रात उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। हालांकि अंतरिम संरक्षण देने से सुप्रीम कोर्ट ने सीजीआई ने गुरुवार को मना कर दिया था, लेकिन आज एक अहम सुनवाई होगी जिस पर यह तय होगा कि क्या उनको किसी भी तरह की राहत रियायत सुप्रीम कोर्ट से मिलती है या नहीं मिलती है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान का शोर अभी थमा भी नहीं है कि अब सपा नेता रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति गिनाते हुए एक ऐसी टिप्पणी की जिस कारण उनकी आलोचना की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने आज एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया, जिसको लेकर बीजेपी ने रामगोपाल यादव के साथ पूरी पार्टी को घेर लिया है। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर रामगोपाल यादव के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक वीरांगना बेटी को जाति की परिधि में बांधना न केवल उनकी पार्टी की संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृति जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। सिर्फ मुख्यमंत्री योगी ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बयान को लेकर विपक्ष को खरी खरी सुनाई। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने का काम किया है। रामगोपाल यादव जी का बयान शर्मनाक, निंदनीय और हर भारतीय वायुसेना के हर जवान का अपमान है। ये नया भारत है, यहाँ जन्म से नहीं कर्म से पहचान होती है। जाति के आधार पर लोगों का बांटना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। दलितों का अपमान अब हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। समाजवादी पार्टी को पूरे समाज से, पूरे प्रदेश से, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अभी 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश के हर नागरिक में गुस्से का गुबार उमड़ा। विजय शाह के विरोध में तमाम जगहों में प्रदर्शन हुआ। विजय शाह पर एफआईआर भी दर्ज की गई। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी को देश के सामने रखने वाली वो बहादुर महिलाएं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी थी। ऑपरेशन सिंदूर की हर एक अपडेट को जिन्होंने हमें और आपको दिया, वो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ही थी। जब राष्ट्र हित की बात आती है तो जात पात, धर्म, रंग और पंथ कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने राजनीतिक हित को तरजीह देने लगते हैं। और ये वो लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में अहम पदों पर होते हैं, जिनके बोलने का कोई मतलब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और बड़ी खबर विदिशा के मेडिकल कॉलेज से, जहां पर एक गंभीर लापरवाही सामने आई। एक नाबालिग बच्ची जिसको इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, और उस डॉक्टर से बच्ची के पैर में ही सुई टूट गई। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला, इस डर से कि उससे गलती हुई है। बाद में बच्ची को उसके माता पिता घर ले गए। कुछ दिन बाद बच्ची जब लगातार दर्द से रोती रही, कराती रही, बच्ची का पैर काला पड़ गया। तो बच्ची के परिजन उसको डॉक्टर के पास ले गए और एक्सरे पैर का कराया। तब जाकर पता चला कि बच्ची के पैर में टूटी हुई सुई का हिस्सा है। जब डॉक्टर के पास गए, उसी डॉक्टर के पास जिसने इंजेक्शन लगाया था, तो उसने अपनी गलती को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि जो सुई पैर के अंदर है वो वैक्सीनेशन की सुई है ही नहीं।
की डिलीवरी हुई 24 मार्च को, 25 मार्च को वैक्सीन लगी, उसमें सुई तोड़ दी थी इसके पैर में। 1 महीने तक सुई छूटी रही इसके पैर में। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल, 1 महीना 7 दिन। जी, अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज में। वो मानने को तैयार नहीं कि हमारे हॉस्पिटल में वैक्सीन के टाइम पे निडल छूटी है, और उनकी ही हॉस्पिटल में डिलीवरी वहीं पर मैं भर्ती थी। डीन द्वारा हम लोगों को बताया गया था कि हम जो भी संबंधित जिसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डिलीवरी कब हुई थी आपकी? डिलीवरी 24 मार्च को हुई थी, रात को 8:04 पे हुई थी। हम अब कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए हैं कि जो अभी तक अब जो है डीन साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, और हम लोगों को धमकियां भी दी जा रही हैं हॉस्पिटल द्वारा, मेडिकल कॉलेज के डीन द्वारा, उनके स्टाफ द्वारा कि आप मालूम कैसा कि जो आपकी हमारे हॉस्पिटल की कोई इसमें कार्रवाई वो लापरवाही नहीं है, आप लोग बाहर से किसी से लगी हुई है। हमने अभी तक बच्ची को मेडिकल कॉलेज के सिवा कहीं पर भी ना किसी में प्राइवेट मेडिकल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पे नहीं दिखाया। लेकिन वो जो नीडल जो एक्सरे में दिख रही है और ये जो नीडल जिससे हम वैक्सीनेशन करते हैं, इनके साइज में और इनके डायमेंशंस में काफी फर्क है। तो जो नीडल वहां पे है वो एक्चुअली वो नहीं है जो वैक्सीनेशन के लिए यूज की जाती है। फिर भी पेशेंट के आने के बाद हमने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लिया गया। वो इमीडिएटली सर्जरी करके मीन्स उसका इंसिजन देके नीडल को निकाला गया। नीडल बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे थी, ऊपरी सतह पे थी, और उसको इमीडिएटली निकाल लिया गया। क्या ये ऐसा कुछ हुआ है, ये जानकारी जानने के लिए एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया है। जांच समिति अभी फिलहाल जांच कर रही है इस प्रकरण की, और जो वैक्सीनेशन के लिए जो नीडल का इस्तेमाल होता है, दोनों में फर्क है। नावेद खान इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नावेद, बहुत दर्दनाक खबर यह है कि छोटी सी बच्ची दर्द से तड़पती रही एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते, लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से बात की जा रही है नावेद कि जांच हो रही है, जांच वाकई में हो रही है या मामले की लीपापोती एक तरीके से की जा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये वही बात हुई है कि बिल्ली को सौंप दी गई है दूध की जांच। कॉलेज का ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की घटनाएं, बल्कि मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसके पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं। 24 मार्च को नवजात बच्ची का जन्म मेडिकल कॉलेज में हुआ। मैं आपको यहाँ यह भी अवगत करा दूं कि नवजात जन्म के बाद पहला जो वैक्सीनेशन होता है वो केवल एक ही वैक्सीनेशन होता है, एक ही डोज दिया जाता है जो लगवाया जाता है, वो मेडिकल कॉलेज में लगवाया गया। इसके परिजनों का साफ आरोप है कि एक ही सुई लगी थी या एक ही इंजेक्शन लगाया था, उसकी सुई जो टूट गई है वो उसकी जान में छूट गई। इन परिजनों को तो पता भी नहीं चला जब वो अपने घर ले गए नवजात को, और 1 महीना बीत जाता है जब वो दर्द से कराहती रहती है और उसका पैर जब काला पड़ने लगता है तो वो डॉक्टर को इलाज के लिए ले जाते हैं। इलाज के दौरान उसका एक्सरे कराया जाता है और एक्सरे में साफ देखा जाता है एक बड़ी सी सुई है जो उसकी जान में फंसी हुई है। यहाँ दूसरी ओर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अगर ज्यादा दिन हो जाते तो इसका इन्फेक्शन फैल सकता था, पेट खराब हो सकता था। पर जब हमने ये बात की उधर के सुप्रीडेंट से तो उनका साफ पर्दा डालते हुए नजर आए। उनका कहना है ये वैक्सीनेशन सुई नहीं है, जो डोज लगाया जाता है ये दूसरी कहीं सुई है। वही परिजन कह रहे हैं कि मेडिकल की छुट्टी होने के बाद हम कोई निजी अस्पताल में नहीं ले गए, कोई बाहर नहीं ले गए, हमारा इलाज मेडिकल में चल रहा है, मेडिकल में ही वैक्सीनेशन कराया है। तो ये साफ देखा जा सकता है मेडिकल प्रशासन जो है किस तरह पर्दा डाल रहा है और वैक्सीनेशन की एक सुई को किस तरह झुकाया जा रहा है कि ये वैक्सीनेशन की सुई नहीं है। तो सवाल ये उठता है अगर ये वैक्सीनेशन की सुई नहीं है तो ये सुई आई कहां से? जी जी नावेद, अब जिस तरीके से जो परिजन है बच्ची के वो कलेक्टर के पास भी पहुंचे थे शिकायत लेकर, क्या वहां से उनकी किसी तरीके की कोई सुनवाई हुई? क्योंकि 1 हफ्ते से कहा जा रहा है कि जांच हो रही है लेकिन जांच के नाम पर अभी भी कुछ नहीं किया गया है, उस डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कलेक्टर के पास शिकायत के बाद क्या कोई और एक्शन इस मामले में लिया गया है? कलेक्टर के पास इन लोगों ने आवेदन दिया, अपनी शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर की तरफ से भी एक केवल आश्वासन मिला है कि हाँ जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मेडिकल का मामला है, जांच मेडिकल को ही करना है।
सुप्रीटेंडेंट से शिकायत की गई तो सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि हाँ एक जांच कमेटी बनाई गई है और जांच की जा रही है, पर कहीं ना कहीं ये जांच कमेटी जो है बनाई जाएगी, हमें भी पता है किस तरीके की जांच मेडिकल में होती है, और इस दर्द का हम कह सकते हैं कि कहीं फाइलों के पन्नों में ये यूं ही दब जाएगा हर बार की तरह। जी नावेद, बिल्कुल नावेद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो क्या इस बात को इसी तरीके से दबा दिया जाएगा या कोई एक्शन लिया भी जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। 8 दिन तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई सख्ती उस डॉक्टर के खिलाफ नहीं की गई है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, खबर दमोह से, जहां शिक्षक से लूट के बाद उसको जिंदा जला दिया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हारट और बड़ौदा के बीच में नहर के पास ये हमला हुआ। करीब 4 लाख रुपए लेकर शिक्षक जा रहे थे। लूट और मारपीट के बाद पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। तो दमोह से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक शिक्षक जो कि 4 लाख कैश लेकर लौट रहे थे, सुनसान जगह देखकर पहले से ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर हमला किया, उनसे उनकी कैश और नकदी लूट ली और जिसके बाद उन पर पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुकेश त्रिपाठी उनको लेके आए यहाँ पर और हटा से रेफ़र होके आए। 47 साल इनकी उम्र है और यहाँ पर जब चेक किया गया तो वो डेड थे, मृत थे। तो कितनी जली हुई हैं? पूरी बॉडी उनकी जली हुई थी 100%। कुछ घटना कायद की है और उसके बाद उनका फ़ोन कट हो गया। उनके भाई जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो जले हुए और मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। फिर वो यहाँ पे हटा गए होंगे अस्पताल और वहाँ से रेफर होकर यहाँ आए थे, जो कि वो मृत हो चुके हैं। इस पर तत्काल ही हटा पुलिस और यहाँ पे कोतवाली पुलिस इस पर जाँच कार्रवाई कर रही है। और इसी खबर पर आजम खान हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आजम, क्या कोई सुराग पुलिस के हाथ लगा है? आरोपियों के बारे में कोई जानकारी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था? जी, अभी तक किसी भी तरह के कोई आरोपियों का ना तो सुराग लगा है, ना तो पुलिस को अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है। इनका पोस्टमार्टम के लिए शव दे दिया गया है और लोगों में और खास तौर पर शिक्षक समुदाय हो जो यहाँ का, उनमें काफी रोष है, क्योंकि ये प्राथमिक शिक्षक थे, काफी वरिष्ठ शिक्षक थे और एक शादी समारोह में शिरकत करके वापस अपने घर जा रहे थे। बताया ये गया है उनके परिवार की तरफ से कि लगभग 4 लाख रुपए वो लेकर रवाना हुए थे हटा से और अपने रोसंदो गांव के लिए जा रहे थे। तभी बीच में इनकी रैकी की गई थी। किसी को ये पूरी जानकारी थी कि ये शिक्षक लगभग 4 लाख रुपए लेकर जा रहे हैं। रास्ते में इनका रास्ता रोका गया, इनके साथ मारपीट की गई और न केवल लूट की गई 4 लाख रुपए की, इन्हें पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। पहले इन्हें हटा के सिविल अस्पताल लाया गया, वहां से इनको दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। दमोह अस्पताल पहुंच पाते इसके पहले ही शिक्षक ने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में यहाँ के लोग इकट्ठे हुए हैं और पुलिस से जल्द कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं। इनके जो भाई हैं उनका कहना है कि जलने के बाद इन्होंने मोबाइल पर इनके परिवार को बताया और स्थान बताया कि किस स्थान पर हमारे साथ घटना हुई है और 4 लाख रुपए की भी बात उन्होंने कही है। हालांकि वो उन लोगों को नहीं जानते जिन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया है। उनके परिवार के लोग और शिक्षक समुदाय पुलिस से गुहार लगा रहा है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाए और इलाके में ये पता लगाया जाए कि आखिर कैसे इस सड़क पर लोग पेट्रोल लेकर उपस्थित होते हैं और एक शिक्षक को जिंदा जलाकर मार डालते हैं। कुल मिलाकर 4 लोगों का मामला बताया गया है कि 4 लोग थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल आजम, बहुत दर्दनाक का हादसा ये है कि पहले तो लूटपाट की गई और फिर जिंदा पेट्रोल डालकर उन्हें जला दिया गया। बड़ी बात है कि अभी तक कोई सुराग आरोपियों का नहीं मिला है पुलिस को। शुक्रिया आजम आपका जानकारी के लिए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस खंगाल रही है। अगली बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां ईंट भट्टा ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूल संचालक ने गोली मारकर हत्या की। स्कूल संचालक समेत 2 और लोगों पर आरोप है। 100 ईंट के पैसे मांगने पर यह विवाद हुआ था। लोगों ने चक्का जाम किया। इलाके में तनाव का माहौल है। महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम की ये घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां ईंट भट्टा ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। स्कूल संचालक ने गोली मारकर हत्या की। स्कूल संचालक समेत 2 और लोगों पर आरोप लगा है। 100 ईंट के पैसे मांगने पर विवाद हुआ था। लोगों ने इस घटना के विरोध में चक्का जाम किया और इलाके में तनाव का माहौल था। उसकी मेरे भाई की चिमनी थी तो वो ईंटा डालने के लिए आया था, तो 100 ईंट ज़्यादा थी तो उसके पैसे नहीं दे रहा था वो, तो उसने मुवाद हो गया तो उसमें सीधी गोली दी उसने छाती में।
विजय तोमर ने। 4-5 लोग साथ में थे, एक दोनाली बंदूक थी, एक 315 थी। एक घटना हुई जिसमें ईंट की सप्लाई करने एक व्यक्ति गए थे। ईंट की संख्या को लेकर विवाद हुआ, विवाद पे से एक गोली चलाई गई। गोली चलने से इलाज के दौरान अस्पताल पहुंचे, उनकी डेथ हुई है। इसमें जो मुख्य आरोपी जिसने गोली चलाई है वो पुलिस की कस्टडी में है। पूरी घटना के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। अभी परिजनों से हमारी बातचीत हुई है, परिजनों को ले जाके घटना के संबंध में FIR कराई जाएगी और इस केस में जो भी शामिल हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे कि जो मुख्य आरोपी है पुलिस हिरासत में आ चुका है। देश श्रीमान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। देव, लगातार इस तरीके का जो अपराध हैं प्रदेश में जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, साफ है अपराधियों में कोई खौफ कानून व्यवस्था का नहीं है। क्या यहाँ पर हुआ था? बताया जैसे कि जा रहा है कि खुलेआम गोली मार दी गई जब पैसे उनसे मांगे गए ईंट के। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये देर रात की घटना है। जो आउटर ग्वालियर का आउटर इलाका है, महाराजपुरा थाना क्षेत्र में शताब्दीपुरा में, वहाँ ये विवाद हुआ है। दरअसल जो मृतक है वो छत्रपाल, वो उस ईंट का भट्टा चलाता था और उसने ये जो आरोपी है ब्रजेंद्र, इसके स्कूल में, और ये स्कूल भी है इसका, वहीं रहता भी है। ये घर में कुछ निर्माण कार्य करा रहा था, उसके लिए ईंटें मंगाई थी। जब ईंटों का पेमेंट लेने गया तो 100-150 ईंटों को ये कहते हुए उसने पेमेंट देने से मना कर दिया कि ये ईंटें टूटी फूटी थी। जबकि जो मृतक है उसका कहना ये था कि उसने इसके बदले में अधिक ईंटें भेजी हैं, इसलिए उसको पेमेंट दो। इसको लेके विवाद हुआ, फिर विवाद जातिगत रूप ले गया और फिर जो आरोपी था स्कूल संचालक, उसने और उसके जो 3-4 दोस्त थे उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। गोली इसके सीने में लगी, उसके बाद भी ये काफी दूर तक भागा। तब तक गोली की आवाज सुन के दूसरे लोग आ गए, इसको लेके हॉस्पिटल पहुंचे और उपचार के दौरान इसकी मौत हो गई। इसके बाद पूरी रात जो है तनाव और दहशत का माहौल रहा। इसकी डेड बॉडी ले जाकर लोगों ने वहां रख दी सड़क पर और चक्का जाम कर दिया। पूरा पुलिस फोर्स, SP सब मौके पर मौजूद रहे। कई घंटे की मशक्कत के बाद जैसे तैसे तड़के बॉडी को डेड हाउस में भेजा गया है। तो अभी भी वहां आसपास तनाव का और दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि एक मुख्य आरोपी जो है ब्रजेंद्र, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जी देव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। जशपुर से खबर, जहां महिला से दुष्कर्म का मामला, शादी का झांसा देकर किया गया दुष्कर्म। आरोपी ने दूसरी महिला से की शादी। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरसाबहार थाना क्षेत्र का ये मामला है। दुष्कर्म का आरोप, शादी का झांसा देकर आरोपी ने पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किया, दूसरी महिला से शादी कर। इसके बाद महिला ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और अब खबर है सूरजपुर से, जहां पहली रैंक पर सूरजपुर का जिला अस्पताल। प्रदेश में जिला अस्पताल को मिला पहला स्थान। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से मिला है पहला स्थान। अटल मॉनिटरिंग ने जारी किया परिणाम। सूरजपुर को 87.22% का स्कोर मिला है। प्रदेश के 33 जिलों में ने हिस्सा लिया था। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में जारी हुई है ये लिस्ट। तो सूरजपुर के अस्पताल को मिला है पहला स्थान। अटल मॉनिटरिंग पोर्टल में जारी हुई है ये लिस्ट। पहली रैंक पर सूरजपुर का जिला अस्पताल आया है। और अगली बड़ी खबर सीहोर से, जहां वन विभाग ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। तेंदुए की मौजूदगी में लोगों में काफी दहशत थी। नहर के पाइप में ट्रैप हो गया था ये तेंदुआ। वन विभाग ने पिंजरा लगाया, रेस्क्यू किया। जिले के इछावर थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो नहर के पाइप में ट्रैप हुआ था तेंदुआ, जिसके बाद वन विभाग ने इसको रेस्क्यू किया, पिंजरा लगाया। तेंदुए से इलाके में दहशत का माहौल था। खंडवा से बड़ी खबर, जहां 3 युवकों पर चाकू से हमला हुआ। बोरगांव से खंडवा की तरफ आ रहे थे। कुछ शराबियों से युवकों का विवाद हुआ। एक शराबी ने चाकू से किया हमला। बीच बचाव करने आए युवक पर भी हमला किया गया। आरोपी ने विकलांग पर भी हमला किया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, खंडवा में 3 युवकों ने पर चाकू से हमला किया। बोरगांव से खंडवा की तरफ ये तीनों युवक आ रहे थे। कुछ शराबियों से विवाद हुआ था इन युवकों का। एक शराबी ने चाकू से हमला किया और जो बीच बचाव करने के लिए युवक आए थे उन पर भी हमला हुआ। निशात सिद्दीकी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। निशात,
क्या है पूरा मामला, और बताया जा रहा है कि विवाद किस बात को लेकर ये विवाद हुआ था? देखिए, जो विवाद है, बताया जा रहा है कि गाड़ी जो थी किसी गाड़ी से टकरा गई थी, उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था। 3 युवक एक गाड़ी पे बैठे थे और वो वापस खंडवा आ रहे थे और बीच में छोटा बोरगांव एक जगह है, वहाँ पर उनकी गाड़ी किसी गाड़ी से टकराती है और आपसी में जब वो बातचीत होती है, समझाइश होती है, उसके बाद एक दूसरा जो युवक था उसने चाकू निकाल करके और एक युवक के सीने पे मार दिया। इसी तरह से 2 और अन्य युवक भी है, वो भी घायल हुए हैं। सभी का इलाज जो है जिला अस्पताल में किया जा रहा है। शुक्रिया रिशाद जानकारी के लिए। बड़ी खबर बलरामपुर से, जहां कांस्टेबल की हत्या के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल की हत्या के मामले में अब तक 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें, अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए कांस्टेबल अपनी टीम के साथ गए थे, जिस वक्त रेत माफिया ने ट्रैक्टर उन पर चढ़ा दिया था। झारखंड के रहने वाले हैं 5 आरोपी। बिलासपुर झारखंड के रहने वाले 5 आरोपी हैं। अवैध रेत का उत्खनन कर रहे थे, जिस वक्त कांस्टेबल की टीम इन पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी और कांस्टेबल पर ट्रक चढ़ाकर उनकी जान ले ली थी। अब तक 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए गए पुलिस कांस्टेबल की हत्या के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। खबर है बिलासपुर से, जहां प्रेम प्रसंग में सुसाइड करने की खबर सामने आई। एक युवक ने पहले प्रेमिका का निजी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और फिर आत्मग्लानि में फांसी लगाकर जान दे दी। पूरा मामला देवनगर में, जहां महामाया मंदिर के पास रहने वाला संदीप नाम का युवक पहले तो अपनी प्रेमिका का वीडियो उसने चुपचाप बनाया, जिसके बाद युवती ने थाने में इसकी शिकायत की। मामला दर्ज होने के बाद युवती ने संदीप से बात करना बंद कर दिया था। इसके बाद युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मेन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का फरमान, आवारा पशुओं को चारा डालने पर लगा बैन। सड़क किनारे चारा डालने पर होगी सख्त कार्रवाई। फरमान से समाज सेवियों में आक्रोश है। लोगों ने कहा, पहले व्यवस्था करे प्रशासन, चारा न मिलने पर भूखे मर जाएंगे जानवर। भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया है, जिसमें सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं को अगर किसी ने चारा डाला तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जिस पर जो समाज सेवी हैं उन्होंने आक्रोश जताया, उन्होंने गुस्सा दिखाया। उन्होंने कहा, इनकी व्यवस्था करें, अगर चारा नहीं डाला तो ये जानवर भूखे मर जाएंगे। जो प्रेम भूख है उसके लिए तो वो चाहेगी कि ये चारा वगैरह ये खाएं, कहाँ भूखे, उनका कोई वो तो है नहीं है कि इसका कोई धनी हो है कि उनको बांधे या वो करे। अब रोड पे छोड़ दीजिए तो वो कहाँ जाएंगे? सरकार भी नहीं सोच रही है। सरकार क्यों सोचेगी? सरकार को कोई इसका वही नहीं है। व्यवस्था ये होना चाहिए, गौशाला की जगह होना चाहिए जहाँ पे जो दान करते हैं वो वहाँ डालने जाते हैं। अभी कहीं जगह तो है नहीं, तो मर्जी आती वहीं डाल देते। तो ये धारा लगाना गलत है क्या सही है? तो सही, मगर ये गौशाला जरूरी होना है। बेमेतरा में राज्य स्तरीय मिनी सब जूनियर चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, टूर्नामेंट में प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुल 152 खिलाड़ियों ने इस चेस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 7, 9 और 11 साल के बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आयोजन स्टेट चैंपियनशिप है। इसमें 7 साल, 9 साल और 11 साल आयु वर्ग से हमें 2 बालक और बालिका का चयन करना है, जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल 152 बच्चों ने भाग लिया है और अच्छी बात यह है कि दूरस्थ वनांचल अंचल जो है, बीजापुर है, दंतेवाड़ा है, कोंडागांव है, उधर अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर जैसे दूरस्थ अंचलों के बच्चों ने भी भाग लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे।